बच्चों, राधे राधे। इलेक्ट्रोस्टैटिक के आज हम 5th लेक्चर पे हैं, ठीक है। 4th लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने डाइपोल के बारे में पढ़ा था। तो डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग डाइपोल के टॉर्क और उसके पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर ले लीजिए, हेडफोन का यूज कीजिए, अपने लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं। पहले तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से। एक क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसमें, ठीक है। एक ये रिंग है, मान लीजिए एक रिंग है, ठीक है। चूंकि रिंग है और ये इस पे चार्ज जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, ठीक है। अब ये डॉटेड बनाने का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझिएगा। अगर मैं इस प्लेन में बनाता तो मैं ऐसे सर्कल बना देता बच्चों। ये चूंकि कैसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रिंग है, ये रिंग तो है पर एक रिंग है और ये ऐसे रखा हुआ है। आप समझिए ये सर्कल है, यहाँ सर्कल है, तो आपका एक पार्ट आपको नजर आएगा और एक पार्ट आपको नहीं दिखेगा बच्चों। तो जो ये पार्ट है ये इनटू द पेपर है, यानी कि दूसरी तरफ है जो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो फिजिक्स में जनरली डॉटेड लाइन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है, जो प्लेन की दूसरी तरफ होती है, जो हम सामने से हमको नजर नहीं आती है बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक रिंग है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसका सेंटर ओ मान लिया बच्चों और इस पे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज टोटल, ठीक है। इसकी रेडियस हम लोगों ने आर मान ली और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट लिया बच्चों मैंने एक्स डिस्टेंस पे, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझिएगा, एक ये पूरा का पूरा रिंग है जिसकी रेडियस बच्चों आर है, ठीक। इस पे टोटल चार्ज क्यू मान लेते हैं हम लोग, इस पे टोटल चार्ज क्यू मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सभी लोग पहले तो हेडिंग डालेंगे, उसके बाद से आप लिखिए पहले कंसीडर। आप इसको देखो कैसे लिखेंगे, कंसीडर अ सर्कुलर रिंग, कंसीडर अ सर्कुलर रिंग या लूप, जो भी समझ आए आपको। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से लिखते रहिए बच्चों, ठीक है। डेरिवेशन है आपका, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है सबसे, ठीक है। हेल्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी पेपर, मैंने आपको बताया ना ऐसे रखा हमने इसको, ठीक है। तो प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर है। अब ऑन द पेपर होता है तो ये मैंने सर्कल बना देता, इसको कैसे बना देता बच्चों, सर्कल बना देता। लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी पेपर, तो मैंने इसको ऐसे रखा है। आपको ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, ये अंदर की तरफ है और जो सॉलिड लाइन बनी हुई है बाहर की तरफ है, ठीक है। फुल स्टॉप, ठीक है। हेल्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, क्लियर है ये बात। इसका द लूप कैरी अ पॉजिटिव चार्ज क्यू। लेट द लूप जो है ये क्या कैरी कर रही है बच्चों, टोटल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। आप कह सकते हैं कि नेगेटिव क्यों नहीं, उसको भी कर सकते हैं बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, क्यू चार्ज जो है इस पे मान लिया कि पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों ध्यान से समझने की जरूरत है आप सबको, ठीक है। जरा गौर करिएगा एक मिनट के लिए बस। तो डायग्राम अभी बनाइएगा मत, पहले आप समझ लीजिए फिर आप इसको बनाइएगा बच्चों। हमने क्या किया, एक पी पॉइंट माना और इस पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने कहा कि लेट ओ पी इक्वल टू एक्स, ठीक है। रेडियस हम लोग ऐसे लिख लेंगे, रेडियस स्मॉलर। देखिए ये जो फिजिक्स के डेरिवेशन में ऊपर बच्चों एक दो लाइन लिखी होती है ना, वो आपको रटने की जरूरत नहीं, अपने मन से भी लिख सकते हैं भाई। देखिए एक रिंग की डेरिवेशन अगर करनी है तो आपको क्या चाहिए, एक रिंग चाहिए ना, एक लूप चाहिए ना। तो आपने क्या किया, कंसीडर अ लूप। जब लूप लेंगे तो उसकी रेडियस होगी ऑफ रेडियस आर, क्लियर है बात। अपने हमने कहा कि लेट प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द लूप। इस सरफेस ऑफ द लूप पे टोटल पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर हो पा रही है, ठीक है। अब हम इस पी पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, पहले मैं लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ए बी। मैंने क्या किया बच्चों, पूरे रिंग की वजह से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते बच्चों, क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अभी तक हम लोगों ने जो डायरेक्टली हमको पता है बच्चों बाय डेफिनेशन, वो केवल पॉइंट चार्ज की वजह से पता है। किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आप देखोगे तो पॉइंट चार्ज हम ले लिया, हम लोग हमने कहा ये है, ये बी पॉइंट के बीच में मैंने लेंथ ले लिया बच्चों, ध्यान रखिएगा इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसका सेंटर मैंने सी ले लिया। गौर करिएगा, इस लूप का एक छोटा सा हिस्सा मैंने कट दिया, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर इस रिंग को मैं कट करके ऐसे फैला दूंगा तो क्या ऐसे नहीं बन जाएगा, पूरा वायर ऐसे हो गया,
हाँ या ना, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने ए बी जिसका सेंटर सी मानते हुए मैंने कंसीडर कर लिया है। हाँ या ना, सी मानते हुए मैंने इसको रख लिया बच्चों। हाँ या ना, अब ध्यान समझिएगा हमारे बच्चों, देखते हैं ये आपने क्या किया कि हमने एक लूप ले लिया, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल, यानी कि ए बी इक्वल टू किसके मान लिया बच्चों हमने, डी एल लेंथ का मान लिया। जो लूप की आपने जो इसमें से एक एलिमेंट लिया वो कितने लेंथ का लिया, डी एल लेंथ का, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, डी एल। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, मुझे इस पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने मतलब सारा चार्ज कहाँ मैंने मान लिया है, सी पे हो जाएगा क्योंकि पॉइंट चार्ज है। तो मैंने कहा कि सी की वजह से, इस सी की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है मुझे। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पी है, क्लियर है। अभी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय मैंने आपको क्या बताया, पहले के लेक्चर आप देखते हुए आ रहे हैं अगर, तो आपको ये बताया गया है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है बच्चों, वहां पे हम अपने मन में +1 कूलम्ब का चार्ज एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे +1 कूलम्ब का अगर चार्ज है बच्चों, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और रिपेल कैसे करेगा, ऐसे करेगा। हाँ या ना, डीई। और अगर ये एंगल मैं कहूँ कि थीटा है, तो ध्यान से दीजिएगा बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। हाँ या ना, तो इस डी का कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा बच्चों डी ई साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हर एलिमेंट की वजह से ये बनता जाएगा, हर जब भी एलिमेंट लोगे, एलिमेंट देखो ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों। तो इधर जो आपके सॉलिड वाला पार्ट है जो आप देख रहे हो, ये उसका एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट ऐसा ही ले लूं बच्चों, तो थीटा एंगल तब भी बनेगा, और डी कॉस थीटा मिलेगा, और डी साइन थीटा ऊपर की तरफ मिलेगा, जो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। पर हम उस डायग्राम को इसमें बनाते नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको इतना ही बनाना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डी चाहिए पहले। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए बच्चों हम लोग को क्या चाहिए होती है, उस पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस। तो अगर ये आर है और एक्स है, और यहाँ पे इधर 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, हाँ या ना, ठीक है। देखिए हमने एक रिंग लिया बच्चों, पूरे रिंग की वजह से हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा इसका टुकड़ा कट किया, एलिमेंट कट किया, जिसकी लेंथ हमने डीएल मान ली, और उस पॉइंट चार्ज उस पर मैंने डी क्यू मान लिया, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डीएल, तो ए बी इक्वल टू डीएल एंड चार्ज ऑन दिस एलिमेंट इज डी क्यू, ठीक। ये क्लियर है बच्चों, इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है, डी क्यू के बराबर, और डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी जरा ये देख लीजिए भाई। एक बात सोचिए, टोटल लेंथ कितनी होती है इस रिंग की, 2 पाई आर के बराबर, और टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो जरा देखिएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर, इससे क्या मिल गया बच्चों मुझे, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, क्या मिल गया इससे मुझे, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज। अब इनटू इसको क्या कर दूंगा, डीएल, मुझे कितनी लेंथ में चाहिए, डीएल लेंथ में चाहिए ना। ध्यान से समझिएगा बच्चों, कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन चीजों को। पहले 1 यूनिट लेंथ की पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया, टोटल लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, आपको ये पता ना, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये 2 पाई आर पे टोटल है, ठीक। तो 2 पाई आर लेंथ में टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैंने उस चार्ज को अगर 2 पाई आर से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो हमको क्या मिल गया, यूनिट लेंथ में चार्ज। और कितनी लेंथ में मुझे चाहिए थी, डीएल लेंथ में, क्योंकि ए बी का लेंथ कितना है, डीएल। तो डीएल लेंथ में को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, डी क्यू मिल गया, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज गिवन बाई, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे बच्चों कहाँ पे, P पॉइंट पे, क्लियर है। इतना पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग साथ साथ लिख भी रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। इसके आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही है बच्चों, तो मैंने लिखा डी ई इक्वल टू डी क्यू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट और इसका स्क्वायर। भाई फार्मूला तो यही है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो ये रूट हट जाएगा, और ये क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ या ना, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए लेट एंगल बी पी ओ इक्वल टू थीटा, हाँ या ना, ठीक। तो इससे क्या हुआ बच्चों, नाउ डीई कैन
रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, साथ साथ लिखते रहिए बच्चों। डी देखिए, डी के दो कंपोनेंट हो गए, टू कंपोनेंट्स। नाउ डी कैन रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? फटाफट नोट करिए इसका। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। बट इसके बाद बात ध्यान रखिएगा बच्चों, डी कॉस थीटा अगर मैं इसको एक्स लाइन मान लूँ तो पी एक्स है, तो डी कॉस थीटा अलोंग पी एक्स एंड डी साइन थीटा क्या है? ठीक है, अपोजिट है, मतलब परपेंडिकुलर है। पी एक्स के कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब गौर से देखिएगा एक बात, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फॉर अ पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट डी साइन थीटा। ध्यान रखिएगा बच्चों, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने ये वाला जो पार्ट लिया, एक जो पार्ट लिया, ये तो जो आपको दिख रहा था उसका एलिमेंट लिया आपने। अगर मैं दूसरी तरफ लूंगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, तो जरा गौर करिएगा। अगर मैं इसको मिला दूं बच्चों तो ये भी एंगल थीटा ही बनता है, अगर थीटा है तो इसको भी थीटा मानना है। और अगर मैं यहाँ पे डी डैश कह दूं बच्चों तो ये भी थीटा, डी डी डैश कॉस थीटा इधर आएगा और डी डैश साइन थीटा भी इधर आएगा। हाँ या ना? ध्यान से देखिए, दोनों कैसे हैं? डायमेट्रिकली अपोजिट है। कैसे हैं बच्चों? डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। डायग्राम आपको बनाना नहीं है बच्चों, बस आपको समझाने के लिए ये बात बताई गई है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा फॉर अ पेयर ऑफ, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रहिए बच्चों इसको। ठीक है, फॉर अ पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट, फॉर अ पेयर ऑफ, बोल रहा हूँ लिखिए इसको ध्यान से, फॉर अ पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स ऑफ द लूप, लूप, ठीक है, कॉमा, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी perpendicular to the axis will cancel, perpendicular to the axis will cancel। क्या बोला गया बच्चों? for a pair of diametrically opposite components of the loop, कॉमा, देखिए हो क्या है बच्चों, इसमें अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो कैंसिल क्या लिखा आपने? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस विल कैंसल। तो फॉर, इसके बाद से आप यहां से लिखिए, फॉर डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट्स सिग्मा डी ई साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी उन सबको जोड़ेंगे आप तो सब क्या मिलेगा? सिग्मा का मतलब, जो अगर डाउनवर्ड वाले को आपने नेगेटिव लिया, अपवर्ड वाले को पॉजिटिव लिया, तो विद साइन लिखेंगे अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, आधे रिंग की वजह से कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा और आधे रिंग यानी कि जो दूसरी तरफ है, प्लेन इनटू द पेपर है, उसकी वजह से कंपोनेंट अपवर्ड होगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब डी साइन थीटा हमारे रिजल्टेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा बच्चों। ठीक है, तो हमको रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? ठीक है, लिखिएगा हेंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at P is given by, बोल भी रहा हूं बच्चों मैं और लिख भी रहा हूं, ध्यान से आप लिखिएगा इसको। hence the resultant electric field intensity at P is given by, क्या करोगे बच्चों? देखिए, हर एलिमेंट की वजह से डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, सारे जितने भी डी कॉस थीटा है उनको ऐड कर दीजिए। तो इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? ध्यान लिख लिया था, देखिएगा यहाँ से। ठीक है, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मॉड, या ई सिंपली लिख सकते हैं आप लोग बच्चों, क्या लिखेंगे? सिग्मा डी ई कॉस थीटा, सिग्मा डी ई कॉस थीटा, यानी कि सिग्मा का मतलब होता है बच्चों ऐड करना। आप इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, 0 से 2 पाई आर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें क्योंकि एलिमेंट्स डिस्क्रीट एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग, इसीलिए इसमें सिग्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, और कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो डी कॉस थीटा एक एलिमेंट से, डी कॉस थीटा दूसरे एलिमेंट से, डी कॉस थीटा तीसरे एलिमेंट से, डी कॉस थीटा चौथे एलिमेंट से, ऐसे ही जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी वजह से डी कॉस थीटा। जब वैल्यू डिस्क्रीट होती है तो उसको हम इस सिग्मा से समेशन के उससे सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है? उन्होंने एक एंगल लिखा था बच्चों बीपीओ, उसको आप सीपीओ लिख लीजिएगा। एंगल है, एंगल यहाँ पे क्या है? सीपीओ है, क्योंकि सी को हमने सेंटर, तीनों कॉइंसाइड होती है बच्चों। बीपीओ भी लिखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सीपीओ कर लीजिएगा, थोड़ा सा सही लगेगा, है ना? तो डी कॉस थीटा, हाँ या ना? डी कॉस थीटा। अब चलिए बच्चों,
ई इक्वल टू, अब देखिएगा जरा सिग्मा 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 सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा रखेंगे आप, और डी कॉस थीटा, डी कितना होगा, डी आपने कैलकुलेट किया था कितना, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या ये कैलकुलेट किया था आपने, ठीक है, और इनटू है बच्चों कॉस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिएगा अब हम जानते हैं डी क्यू इक्वल टू कितना हमने पढ़ा था बच्चों अभी, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल एंड कॉस थीटा एंड ट्राइंगल सी पी ओ कॉस थीटा इक्वल टू, अगर मैं कॉस थीटा लूँ बच्चों तो क्या मिलेगा, ओ पी अपॉन सी पी, हाँ या ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलिए क्या ये लाइन क्लियर हो रही है सबको, हाँ या ना, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है बच्चों? इस ट्राइंगल को देखिए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया एक्स और हाइपोटेनस हो गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। इन दोनों चीज़ों को, यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं, यानी डी क्यू की वैल्यू और कॉस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे बच्चों। जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कॉस थीटा हटा दे रहे हैं, आपने इसको आपको एक बार लिख लेना है, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है इस काम को। डी क्यू की वैल्यू मैं रख दूँ बच्चों, अगर तो हो जाएगा क्यू 2 पाई आर इंटू डी एल, और कॉस थीटा की वैल्यू लिख दूँ मैं तो के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 1/2। क्या रूट को बच्चों 1/2 लिखा जा सकता है, हाँ या ना, क्या रूट को 1/2 लिखा जा सकता है? बिल्कुल क्लियर है बात, ठीक है। चलिए तो ये बात आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं आगे इसमें, ठीक है। देखिएगा एक क्यू एक्स, देखिएगा क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू 2 पाई आर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, और सिग्मा डीएल, क्योंकि ऐड किसको कर रहे हो, डीएल 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 कोई ना, तो बाकी सारे कांस्टेंट है सब बाहर आ गए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पावर 1/2 था, तो ये जो दोनों ब्रैकेट है अगर इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, हाँ या ना, 1 + 1/2 क्या 3/2 हो जाएगा, और क्यू इंटू डीएल, तो इसमें देखिए क्यू इंटू एक्स एक साथ ले लिया और डीएल को अलग कर दिया बच्चों। क्या ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है आपको, क्लियर है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा बच्चों क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, सिग्मा डीएल 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 डीएल, ये पूरा रिंग, इसको डीएल डीएल ऐड करोगे तो पूरे रिंग की लेंथ के बराबर होगी, यानी कि क्या 2 पाई आर होगी, ठीक है, क्योंकि सिग्मा डीएल इक्वल टू 2 पाई आर, ये आगे ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, हाँ या ना, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, लिख रहे हैं आप लोग साथ साथ, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद तो E इक्वल टू, यहाँ से फाइनली हमको मिला बच्चों क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही हमारा फाइनल फार्मूला है बच्चों, ठीक है। इस रिंग की वजह से ये मेरा फाइनल फार्मूला है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो सभी लोग आज से इस बात को याद रखेंगे, एक्स क्या है, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, हाँ या ना, क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ये कैलकुलेट कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसमें बच्चों कुछ केसेज होती हैं, उन केसेज को भी देख लेते हैं एक बार कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ई देखिएगा, केस फर्स्ट लिखते हैं बच्चों, केस फर्स्ट ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि पॉइंट P एट सेंटर O, यानी कि अगर मैं कहूँ x इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज P लाई एट सेंटर, अगर ऐसा हुआ बच्चों तो क्या होगा जरा देखो तो, फार्मूला में x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी, 0। और ये बात हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। आज ये दूसरी बार बात आई है, फिर गॉस में एक बार तीसरी बार आएगी, हाँ या ना, क्या E इक्वल टू 0 क्लियर है सबको? देख लीजिए एक बार। केस सेकंड देखते हैं बच्चों, केस सेकंड ये है कि अगर x जो है ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट P लाई फार अवे, मतलब पॉइंट P बहुत दूर लाई कर रहा है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन r, ठीक। अगर ऐसा है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसको, नेग्लेक्ट r स्क्वायर, ठीक। जब आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे बच्चों तो क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखना, E इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है इतना,
अच्छा इसको नेगलेक्ट किया तो एक्स स्क्वायर बचा और एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचा। हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? एक्स की पावर 3/2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आपको क्या दिख रहा है बच्चों? ई इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का क्यू बच जाएगा। अगर आप कॉपी पेन पे मेरे साथ साथ लिख रहे हैं बच्चों ना, तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी, बिल्कुल दिखेगा जो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ई इक्वल टू कितना मिला बच्चों? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना? देखिए कैसा आया है बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है कि पॉइंट चार्ज का फार्मूला है। पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या था? क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या ये डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं है? एक्स क्या था? उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है? तो क्या ये पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला नहीं आ गया? इसका मतलब अगर कोई भी रिंग हो, कोई भी सर्कुलर पार्ट से अगर आपका मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, बहुत दूर से देखने पे हमको कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। हमको कैसा लगेगा वो? पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है? तो ये दोनों केसेज आप लोग अच्छे से नोट करिए बच्चों, ठीक है? चलिए ठीक है बच्चों, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल। ये क्या होता है बच्चों? जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं बच्चों किसी एंगल थीटा पे, तो ध्यान दीजिएगा ये एंगल है थीटा, ठीक है? थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे जब हम किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं बच्चों, तो उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है और उस पर एक टॉर्क अप्लाई हो जाता है। कैसे अप्लाई होता है? ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप लोग अभी तक इतनी बात समझ चुके हैं बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है, फोर्स वो किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। पीछे के लेक्चर्स में आपको ये बात बता चुकी है, ठीक है? माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक? एलॉन्ग भी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ध्यान से समझिए बच्चों, ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है? अपोजिट इन डायरेक्शन है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है बच्चों, जिस लाइन पे आप फोर्स लगाते हैं उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो जब दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो उनका, तो एक कपल प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। क्या चीज? कपल, जो कि क्या करता है? इसको रोटेट करने का ट्राई करता है, इसको रोटेट करने का ट्राई करता है। और जब कहीं पे भी बच्चों रोटेशन इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे जो रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्म है या रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं बच्चों टॉर्क, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। देखिए हमने क्या किया, इस डेरिवेशन को ध्यान से लिखिएगा और लिखिएगा भी। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एट ए एंड बी, ए और बी पे दो चार्जेस हमने ले लिया है, ठीक बात है? सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस 2 है, ऑब्वियस है, दोनों चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं, जो लेंथ हमने कितनी ली है? 2 है। अब तक डाइपोल का अगर इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर आपने देखा होगा तो ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर डाइपोल है तो उसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बताता है। उसकी वैल्यू q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, और लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या है? 2 है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है? अब क्या हुआ कि हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है थीटा एंगल में। ध्यान रखिएगा, अब दोनों चार्जेस पे हम फोर्स लिखेंगे, दोनों चार्जेस पे क्या लिखेंगे? फोर्स लिखेंगे, ठीक है? तो ध्यान से पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों? देखते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ई, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है? कैसे? अपोजिट टू ई, अपोजिट टू ई, एलोंग, ठीक है? लाइन के अलाउंग लगता है, ठीक है? फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी, बी पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से फोर्स लगेगा एट बी। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? ओ क्यू इंटू ई, डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला जानते हैं। क्यू ई कैसे लगेगा? एलोंग ई, ई के एलोंग लग रहा है, हाँ या ना? ठीक है? तो नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों? नेट फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई। अगर आप चाहो तो इसको माइनस क्यू लिख सकते हो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो कितना आएगा? 0, ठीक है? बट these forces act along different line of action, but these forces act along different line of action, so they form, ऐसे लिखिए बच्चों, they form a couple which try to
रोटेट द डाइपोल, ठीक है, क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट करने का ट्राई करेगा। क्यों, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे है, ठीक है, बट दीज फोर्सेस एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन, ऐसे पूरा इसको लिख लीजिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट बोल भी रहा हूं बच्चों, उसको ध्यान से लिखिएगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो देखिए पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से पूरा पढ़िए, एक बार लाइन को ध्यान से लिखिएगा, क्या लिखा है, बट दीज फोर्सेस एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे फॉर्म अ कपल विच ट्राई टू रोटेट द डाइपोल। क्या करेगा, ये डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा बच्चों, कोशिश करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए नीचे है, ये ऊपर है, तो कैसे घुमाएंगे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितनी बात लिख लिया, इसके बाद देखिए बच्चों ने लिखा ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर ई के परपेंडिकुलर एक मैंने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन है वो हमारा, क्या किया मैंने बच्चों, ए सी परपेंडिकुलर ई के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रॉ किया। क्या होता है अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ये बात हमको देखनी है पहले तो, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, देखिएगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी, इसी को बोलते हैं बच्चों आर्म ऑफ कपल। दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम है बच्चों आर्म ऑफ कपल। 11th क्लास के रोटेशनल चैप्टर में बात पढ़ाई और समझाई जाती है बच्चों, ठीक है, तो आर्म ऑफ कपल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी इक्वल टू आर्म ऑफ कपल। जरा इस ट्राइंगल को देखिए, तो इस ट्राइंगल को देखिए ए बी सी, आर्म ऑफ कपल क्या हो जाएगा बच्चों, 2a sin थीटा। क्या है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं 2a sin थीटा होगा, ऑब्वियस है। अब देखिए जरा एक बार क्या करेंगे, अगर आप sin थीटा ले इस ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, तो AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2a sin थीटा, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है बात बच्चों, ठीक। तो ये जो कपल होता है बच्चों, इसी को क्या करते हैं बच्चों, एज टॉर्क, क्या होता है फॉर्मूले में, टॉर्क इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, आइदर फोर्स और आर्म ऑफ कपल। इसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और आर्म ऑफ द कपल यानी दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स हो गया बच्चों QE, और आर्म ऑफ द कपल है 2a sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले लाइन लिखवाई गई है कि Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, P, तो P मतलब डाइपोल मोमेंट, हाँ या ना, तो टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है, ये मेरा ये इक्वेशन बनके तैयार हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर बच्चों। अच्छा, ये टॉर्क क्या कोशिश करता है, ये टॉर्क क्या कोशिश करता है बच्चों, डाइपोल को अलाइन करने की कोशिश करता है, किसके अलाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्या करना चाहेगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्यों करना चाहेगा भाई, हर चीज को इक्विलिब्रियम चाहिए बच्चों, तो देखिए जैसे केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा 0 है तो इसमें थीटा 0 पुट कर दीजिए, साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 है बच्चों, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, PE के बराबर, और ये बच्चों मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। टॉर्क क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, अब चलिए यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि दोनों ये इंटरकनेक्टेड है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ऑब्वियस है बच्चों, जब भी किसी चीज पे से ट्रांसलेशनल मोशन बच्चों, जब भी हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ या ना। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें वर्क देता है, और वही वर्क हमको क्या कहते हैं, हम लोग उसी वर्क को क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ डाइपोल की, तो जब देखिएगा यही चीज रोटेशनल मोशन में कैसे काम करती है। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो थीटा से रोटेट करेगा या किसी एंगल से रोटेट करेगा, तो उसके पास रोटेशन है, तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क जो है बिल्कुल फोर्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इस डाइपोल में जाहिर सी बात है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क भी होगा, और वही वर्क हमको क्या कहलाती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, इस पे न्यूमेरिकल अक्सर पूछता है बच्चों, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक। मैंने पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी होती क्यों है बच्चों,
किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इनिशियली अगर डाइपोल किसी एंगल पे है तो किसी और एंगल तक अगर आप उसे रोटेट करके ले जाओगे तो बिना एनर्जी के थोड़ी हो जाएगा। वर्क कब होता है? जब आपके पास ताकत होगी। काम कब करोगे? जब आपके पास एनर्जी होगी। तो डाइपोल को जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसको रोटेट जब कराया जाएगा बच्चों तो उसके पास अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी। ठीक है, तो क्यों होती है बच्चों? क्या डेफिनेशन है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, साथ साथ लिखते रहिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखिएगा ध्यान से, हम लोग इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने कहा वी नो दैट टॉर्क ऑन डाइपोल टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। आपने डाइपोल को जैसे ही रखा बच्चों, उस पे एक टॉर्क लग गया, उस टॉर्क की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की, कितनी? पीई साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इट ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसको अलाइन करना चाहेगा ताकि इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। हाँ कि ना? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब भी हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है तो हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते थे। इनिशियली किसी एंगल थीटा 1 पे या थीटा पे मान लेते हैं और रखा होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, इसके आगे इक्वेशन 1 याद रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद एक बात आपको लिखनी है, वो क्या? देखिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिखिएगा, साथ साथ लिखते रहिएगा, इन रोटेटिंग द डाइपोल, इन rotating the dipole, in rotating the dipole through a small angle, through a small angle d theta। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। मान लीजिए हम थीटा पहले पे रखे थे, फिर इसको थोड़ा सा घुमा करके छोड़ा, और हम देखेंगे अगर घुमा लिया तो उसके पास अपना वर्क किया, हमने वर्क किया तो वही उसकी एनर्जी के रूप में बच्चों स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल एंगल हम लोग किसी नोट के साथ साथ लिखते रहिएगा बच्चों, कितने से? डी थीटा दी। ठीक है, एंगल डी थीटा। ठीक है, तो आपके पास वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? टाउ डी थीटा। भाई आप लोग क्या पढ़ते हो? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में, तो रोटेशन मोशन में वही फोर्स का काम कौन करता है? टॉर्क करता है। और चूंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो कैसी होती है? एंगुलर होती है, तो इसीलिए यहाँ पे डी थीटा लिखा। तो टोटल वर्क डन लिखेगा, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग the dipole from थीटा 1 to थीटा 2। हमने कहा थीटा 1 पे पहले था, थीटा 1 से थीटा 2 ले गए, तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन मैथ वाले बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं, आप लोग समझिएगा। ये जो लिमिट रखी जाती है बच्चों, इस डी के साथ जो लिखा होता है उसी की वैल्यू लिखी जाती है। इस डी के साथ क्या लिखा है? थीटा। तो मैंने थीटा लिखा कि इनिशियली थीटा 1 था और थीटा 2 था। अच्छा, आप चाहो तो इसको भी इंटीग्रेट कर लो। इनिशियली जब वर्क डन 0 हो गया, इनिशियली आपने थीटा 1 पर रखा, जब W हो गया वर्क डन तो आप थीटा 2 तक चलेगा। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, फटाफट देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो अब यहाँ से ये तो हो जाएगा W, इतनी बात तो आप लोग समझते हैं 12th में। इक्वल टू जरा देखिएगा बच्चों, इसको क्या करोगे? थीटा 1 से थीटा 2 में टॉर्क की वैल्यू कितनी आपने पढ़ी थी अभी? पीई साइन थीटा डी थीटा। क्या आपने पढ़ा था अभी? ये टॉर्क वाला फॉर्मूला हम लोगों ने। ठीक है, पीई कांस्टेंट है बच्चों, इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक, थीटा 1 से थीटा 2, ये बच गया साइन थीटा डी थीटा। ठीक, सबने पढ़ा होगा बच्चों कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, साथ साथ आप लोग लिखते भी रहिए बच्चों, देखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। ठीक है, तीन काम एक साथ करते रहिए। ठीक है, लिखते भी रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए, तो वर्क डन इक्वल टू पीई। अगर मैं लिमिट रखूँ, इस माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा होगा? कॉस थीटा। अपर लिमिट यानी कि कॉस थीटा 2, लोअर लिमिट यानी कॉस थीटा 1। ये लिमिट समझते हो ना? जो वेरिएबल होता है उसके पास हम पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखते हैं। माइनस पहले से बाहर है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बच्चों ये ओरिजिनल फार्मूला है। ठीक है, और यही वर्क डन कैसे स्टोर हो जाता है? ठीक है, यही वर्क डन कैसे स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की तरह, जिसको यू से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी U इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हमारा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये ओरिजिनल फार्मूला है बच्चों। ठीक है, कई बार बच्चे P cos थीटा P डॉट E ऐसे चीजों को याद करते हैं, लेकिन उसके पीछे कंडीशन है बच्चों, उसको ध्यान से पहले देखिएगा। पहले यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, टॉर्क वाले को आपने 1 माना था। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। ठीक, अब देखते हैं बच्चे यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल की टेक्निक को देखते हैं कि इस पे किस तरह से न्यूमेरिकल आएगा, तो मैं कैसे समझूंगा उसकी भाषा को। फिजिक्स में न्यूमेरिकल लैंग्वेज के टर्म में ही दिया होता है बच्चों, तो उसको समझना भी हमारे लिए एक बड़ी बात हो जाती है फिजिक्स में कई बार। थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसमें। ठीक है, थीटा 1 क्या था? इनिशियल एंगल था। और थीटा 2 क्या था? फाइनल एंगल, यानी जहां से जहां तक आप रोटेट कर लिए। मैंने लिया एक केस 1। ठीक है, मैंने कहा इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 0 डिग्री। जरा गौर करिएगा बच्चों, तो ये क्या, थीटा 2 इक्वल टू थीटा 0 डिग्री लेके थीटा 2 इक्वल टू थीटा लेते हैं। देखिए क्या बनेगा बच्चों, पीई cos 90 और ये cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बच जाएगा माइनस पीई cos थीटा, तो माइनस पी डॉट ई। आपके स्कूलों में बच्चों ये बात बताई गई होगी निश्चित तौर पे, और डायरेक्ट यही फार्मूला बच्चे याद रखते हैं। लेकिन इस फार्मूले में शर्त क्या है बच्चों, तब ध्यान से समझिए। हमने क्या मानी है कंडीशन, इस बात को जरा गौर करिएगा। इसमें कंडीशन हमने, ये फार्मूला कब अप्लाई हो रहा है? थीटा 1 क्या था? इनिशियल एंगल होता है। ये सब न्यूमेरिकल के लिए समझाया जा रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इनिशियल होता है, थीटा 2 फाइनल एंगल होता है। ठीक, इनिशियली डाइपोल को आपने कैसे रखा होगा? 90 डिग्री पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जब इनिशियली डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है बच्चों, तब हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, माइनस पी डॉट ई। हाँ या ना? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। क्या होगी बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम। एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। एक कब आई कंडीशन, इस बात को दिमाग में बैठाइए, जब डाइपोल को हम इनिशियली कैसे रखे होंगे? 90 डिग्री पे। हाँ या ना? और थीटा थीटा 2 को हमने थीटा मान लिया, किसी एंगल पे आपने रोटेट कराया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार न्यूमेरिकल में एक बात को समझिएगा, ये बोलता ही नहीं है, सिर्फ इतना कहता है कि अ डाइपोल इज रोटेटेड अबाउट 30 डिग्री, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। तब क्या करेंगे आप? जब आपसे अगर क्वेश्चंस में बच्चों ये बात बोले ही ना कि डाइपोल इनिशियली कैसा है, तो आप हमेशा क्या करिएगा? इसी फार्मूले को लगाइएगा। यानी कि हम पहले से ये मान के चलेंगे कि डाइपोल कैसे रखा गया होगा? 90 डिग्री। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे ये नहीं बोलता कि क्या लिखा है शुरुआत में, सिर्फ हमसे इतना बोलता है कि एक डाइपोल है जिसको टर्न किया गया 30 डिग्री से 60 डिग्री से, इसका मतलब कि इनिशियली और डाइपोल 90 डिग्री पे ही रखा होगा बच्चों। इस बात को याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, वरना कई बार आप न्यूमेरिकल में गलतियां कर देंगे। हाँ या ना? क्लियर है ये बात? अब जरा ध्यान से समझिए। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि अगर ये निगेटिव है, एनर्जी जो भी हमारी आती है, अगर निगेटिव आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर पॉजिटिव आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सोचिए जरा इस फार्मूले में, अगर मैं थीटा 0 डिग्री रख दूं, अगर थीटा 0 डिग्री रख दूं तो ये निगेटिव ही रहेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा कितना चाहिए? 0 डिग्री। अगर मैं थीटा 180 रख दूं, थीटा 180 रख दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ या ना? अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल आता है। केस फर्स्ट हो गया आप लोग का, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं जरा बच्चों, देखिएगा केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड देखिए बच्चों, केस सेकंड में मैं ये कह रहा हूँ कि थीटा 1 0 डिग्री। भाई डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन भी तो रख सकते हो, तो मान लीजिए वो थीटा पे घूम के चला गया। भाई इनिशियली आपने 90 रखा, अब 0 पे रख के देख लेते हैं। तो जरा देखिएगा u इक्वल टू बच्चों पीई cos 0 माइनस cos थीटा हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये देखिए आपको बच्चों ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, 1 माइनस cos थीटा। हाँ या ना? 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है ये बात? 1 माइनस cos थीटा, क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इक्वेशन नंबर 3 4 जो भी चल रहा होगा बच्चों, ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? 1 2 और केस का 3 था, 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, अच्छा इसमें समझिए,
ये फार्मूला भी कई बार बुक्स वगैरह आप लोग देखेंगे, सॉल्व न्यूमेरिकल वगैरह देखते हैं बच्चे, तो सोचते हैं ये फार्मूला कहाँ से आया। बच्चों फार्मूला ये कहीं से नहीं आया, ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, ये बात ये कह रहा है कि इनिशियली डाइपोल को आपने कैसे रखा होगा, along द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे रखा होगा, along द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कारण ये फार्मूला बन रहा है। हाँ या ना, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस केस को नोट करिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, न्यूमेरिकल की टेक्निक नोट करके लिखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर से देखिए, नोट करके इन चीजों को लिखिए बच्चों। क्या है, अगर मैं कहूँ कि θ1, तो θ1 का मतलब होता है बच्चों इनिशियल एंगल, और θ2 का मतलब हो गया बच्चों मेरा फाइनल एंगल, मतलब कहाँ तक रोटेट करके ले गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर कहता है स्टेबल तो आपको थीटा यूज करना है 0 डिग्री, अगर आपको कहता है अनस्टेबल तो थीटा यूज करना है 180 डिग्री। जरा समझिएगा इस बात को, क्यों बताई जा रही है। आपसे न्यूमेरिकल में कहता है बच्चों कि अ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। ध्यान से सुनना, पहले क्या बोला उसने, स्टेबल, तो स्टेबल के अकॉर्डिंग एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, बाद में कहाँ ले गए अनस्टेबल में, अनस्टेबल के अकॉर्डिंग क्या हो गया एंगल 180 डिग्री। अब सवाल है, जो पहले उसने बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब इनिशियल एंगल, और इनिशियल एंगल क्या होता है θ1, इनिशियल एंगल क्या होता है θ1, हाँ या ना। इसका मतलब θ1 की जगह क्या रखोगे 0 डिग्री, θ2 की जगह क्या रखोगे 180 डिग्री, हाँ या ना। मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि अनस्टेबल टू स्टेबल जा रही है, अनस्टेबल टू स्टेबल, पहले क्या बोला अनस्टेबल, इसका मतलब θ1 कितना 180 डिग्री, क्योंकि इनिशियली एंगल θ1 है मेरे लिए और फाइनल एंगल मेरे लिए बच्चों θ2 है, हाँ या ना। तो अगर मुझसे बोला अनस्टेबल टू स्टेबल, इसका मतलब θ1 180 डिग्री और θ2 0 डिग्री यूज करूंगा, हाँ या ना। क्या ये बात दिमाग में जा पा रही है, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों इतना, हाँ या ना, क्या इसमें कोई समस्या, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक से एक न्यूमेरिकल है जो सीबीएसई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आएंगे, और इसके बाद का लेक्चर जितने भी ये टॉपिक आपने इधर पढ़ा है बच्चों, डाइपोल और रिंग वाला डेरिवेशन पढ़ा, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, डाइपोल के फील्ड वगैरह जितने भी पढ़े हमने, अभी सबका हमको न्यूमेरिकल वाला हमारा लेक्चर है, ठीक है। तो उसको जरूर देखना है, इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिए हैं तब आप उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे बच्चों, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अक्सर सीबीएसई में पिछले 2-3 सालों से कुछ ना कुछ जरूर पूछ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को लेकर के डाइपोल के साथ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है, या तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेंगे तो या तो फील्ड बढ़ती जाएगी या तो फील्ड घटती जाएगी, ठीक है। अब डाइपोल की बात हो रही है बच्चों, तो देखिएगा अगर -q है और ये +q है, तो आप सबको पता है बच्चों ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। इसमें अगर मैं पहली बात ये कहूँ कि E, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई होगी बच्चों, अलोंग अप्लाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई है, ठीक है। अब जैसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग P, E जो है वो P की डायरेक्शन में ही बढ़ता जाता है। तो बच्चों एक बात बताइए, इधर जो फोर्स लगेगा और इधर जो फोर्स लगेगा, फील्ड इधर बढ़ेगी तो F = Q × E होता है ना, तो ये ज्यादा होगा, ये क्या होगा मोर होगा, और ये वाला बच्चों हमारा F = QE, ये लेस होगा, ठीक। तो नेट फोर्स तो 0 नहीं होना, क्योंकि ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो F net ≠ 0 होगा। और टॉर्क बच्चों क्या होता है PE sin थीटा, और थीटा कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना बन रहा है, दोनों एक ही लाइन के अलोंग है ना, तो थीटा कितना बना PE sin 0 डिग्री, तो टॉर्क क्या आया 0। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क 0 हो गई अगर E आप बढ़ा रहे हैं अलोंग P। दूसरे पार्ट में बच्चों E इज डिक्रीजिंग इन डायरेक्शन ऑफ P, या अलोंग P। अगर कम होता जाए तो नेट फोर्स इधर होगा, तो F net इधर हो गया, इस केस में F net इधर हो गया, इस केस में F net इधर होगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा ना, लेकिन टॉर्क बच्चों फिर से 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अलोंग है तो थीटा 0 बना, हाँ या ना, थीटा 0 बना तो टॉर्क 0 होगा। तो कुछ बातें ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म फील्ड में, ये तो नॉन यूनिफॉर्म का पढ़ लिया, जरा यूनिफॉर्म में देख लीजिए बच्चों, यूनिफॉर्म में नेट चार्ज 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, और टाउ ≠ 0 होता है, हाँ या ना, ठीक है। इस केस में Q net तो 0 ही है, इस केस में Q net 0 है, F net ≠ 0 है, और टॉर्क भी 0 है।
क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पे अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, और कई बार पैसेज बेस्ड अगर क्वेश्चन टॉर्क पे आ गया या डाइपोल को लेकर के पैसेज बनाया जाता है तो नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पूछेगा। इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में रोटेशन होगा ही नहीं क्योंकि टॉर्क जीरो। इसमें क्या होगा, डाइपोल स्लाइड करता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। इस केस में इसके अपोजिट में डायरेक्शन में चला जाएगा, और इस केस में रोटेट करता है, हाँ या ना। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में आपको डाइपोल में बच्चों इतनी जानकारी दे दी गई आपको, इतना ही पर्याप्त है। फिलहाल आप लोग ये बात समझने की कोशिश किया करिए कि ये 12th क्लास के बोर्ड को ध्यान में रख करके, यानी पूरी एकेडमिक के लिए लेक्चर बनाया जा रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं। हाँ, कंपटीशन का ये बेस जरूर है। अगर आपको ये क्लियर है बच्चों, तो कंपटीशन की चीजों को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मान के चलिए कि 80% लॉजिक आपका क्लियर है, बस इसके एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ाए जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता बच्चों उसमें, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात का और इसको पढ़ेंगे, नोट डाउन करिए इसे फटाफट। बच्चों यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये हमारा 5th लेक्चर था जो कि आज समाप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक की थियोरी आपने लिखी होगी और आपने देखा होगा, ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, कई बार डाउट वगैरह होता है जिन बच्चों को हमारे फुल बैचेस पढ़ने हैं, ठीक है। डेली के बेस पे देखिए बच्चों, यूट्यूब पे तो कभी कोई चीज़ आती है कभी नहीं आती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बैचेस पढ़ने हैं पूरे के पूरे, बहुत ही नॉमिनल फीस में है, तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर फ्री की चीज़ें चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, दोनों की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ठीक है बच्चों। एक बार चेक करिए, ध्यान से पढ़िए, पेन पेपर का यूज कीजिए, ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।